Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, students. I welcome you all to lecture number 1 of the course of Digital Integrated Circuits. In this course, we are going to follow the book Digital Integrated Circuit Design by Ken Martin. So let us begin. Before we actually start our specific topic, let us see some general concepts which are used in the design of digital integrated circuits. For example, let us see the first point. It says that digital ICs are based on binary logic. Please note that since we are studying digital circuits, therefore the inputs and the outputs both will be logic level based. For example, logic 0 and logic 1 will be considered for input and logic 0 and logic 1 will be considered for output. यानी कि such systems will be working on logic levels rather than any voltage level. या तो logic 1 होगा input पे, या तो logic 0 होगा इनपुट पे, या तो लॉजिक 1 होगा आउटपुट पे, या तो लॉजिक 0 होगा आउटपुट पे. देयर विल बी नो इंटरमीडिएट वोल्टेज लेवल. ये नहीं हो सकता कि 0.5 वोल्ट होगा या 0.2 वोल्ट होगा. इट विल आइदर बी लॉजिक 1 और लॉजिक 0. वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं. देखिए यहाँ लिखा है कि इनपुट को लॉजिक 0 कंसिडर किया जाएगा अगर वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से बड़ी वैल्यू नहीं होगी. आई मीन इट विल बी स्मॉलर देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ठीक है, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज सेट कर दिया जाएगा हर एक ट्रांजिस्टर के लिए और कहा जाएगा कि अगर इनपुट की वैल्यू या आउटपुट की वैल्यू इस वोल्टेज से कम है तो वो वोल्टेज लॉजिक 0 कंसिडर होगा. अगर आपका जो वोल्टेज है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ज़्यादा वैल्यू रखता है तो आपका जो लॉजिक लेवल है वो लॉजिक 1 कहला रहा होगा. इस बुक के अंदर थ्रू आउट हम ये देखेंगे कि जो सप्लाई का वोल्टेज लेवल है उसकी वैल्यू होगी 3.3 वोल्ट VDD. यानी कि जो NMOS ट्रांजिस्टर के अंदर जो सप्लाई वोल्टेज लगी हुई होगी वो 3.3 वोल्ट होगी और ये 3.3 वोल्ट ही लॉजिक 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. इसी तरह से इस पूरी बुक के अंदर जहाँ कहीं भी 0 वोल्ट्स होंगे वो लॉजिक 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा. ठीक है, ये बात जहन में रखने की है कि NMOS ट्रांजिस्टर्स ऐसे ट्रांजिस्टर्स हैं जो कि उस वक्त ऑन होते हैं जब उनके गेट के ऊपर लॉजिक 1 या आसान अल्फाज में 3.3 वोल्ट अप्लाई किया जाता है. थोड़ा सा इस चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर लें कि लॉजिक 1 का मतलब हरगिज़ 1 वोल्ट नहीं होता. लॉजिक 0 का मतलब भी ज़रूरी नहीं है कि वो 0 वोल्ट हो, बल्कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि अगर 0 वोल्ट आएंगे तो हम उसे लॉजिक 0 कहेंगे. हो सकता है किसी बुक के अंदर ये लिखा हुआ हो कि अगर 0.2 वोल्ट आएगा तो वो लॉजिक 0 कंसिडर कहलाएगा. हो सकता है उन्होंने लिखा हो 0.3 आएगा तो वो लॉजिक 0 कंसिडर होगा. हो सकता है किसी बुक में हो कि अगर 5 वोल्ट आएगा तो लॉजिक 1 कंसिडर होगा. सो इट डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम बुक टू बुक, फ्रॉम ऑथर टू ऑथर. यहाँ पर ये चूज़ किया गया हुआ है कि सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू हम 3.3 वोल्ट दिया करेंगे और इसी 3.3 वोल्ट को हम लॉजिक 1 कहेंगे और 0 वोल्ट्स को लॉजिक 0 कहेंगे. तो इसका मतलब, अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि NMOS ट्रांजिस्टर के गेट के ऊपर जब कभी भी लॉजिक 1 यानी कि 3.3 वोल्ट अप्लाई किया जाएगा तो वो NMOS ट्रांजिस्टर जो है वो ऑन होगा और वो उस वक्त ऑफ होगा NMOS जब उसके ऊपर 0 वोल्ट्स गेट पे देंगे. तो हमें एक बात पता चली कि NMOS ट्रांजिस्टर टर्न ऑन कब होगा, गेट पे लॉजिक 1 या 3.3 वोल्ट दिया जाए. NMOS ऑफ कब होगा, गेट के ऊपर 0 वोल्ट या लॉजिक 0 दिया जाए. PMOS के लिए उसकी रिवर्स सिचुएशन है जो कि यहाँ लिखी हुई है. PMOS कब ऑन होगा, जब उसके गेट के ऊपर 0 वोल्ट या लॉजिक 0 देंगे तो PMOS ऑन होगा. और जब हम PMOS के गेट के ऊपर लॉजिक 1 देंगे यानी 3.3 वोल्ट तो वो ऑफ होगा. प्लीज़ नोट कि NMOS और PMOS का ऑपरेशन जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट हमें नज़र आ रहा है. Now we are coming to our first topic, which is the simple NMOS logic gates.
देखिए गेट्स you already have studied different type of gates. You have studied the inverter gate, you have studied AND gate, OR gate, NOR gate and so on. gates आप लोग पढ़ चुके हैं. Please note that there are different ways by which we can implement gates in डिजिटल डिज़ाइन. यानी कि डिजिटल डिज़ाइन के अंदर गेट्स को बनाने का एक से ज़्यादा तरीका हो सकता है. वो क्या हो सकता है? उनमें सबसे पहली जो टेक्निक है जिसके थ्रू गेट्स बनाए जाएंगे वो है सिंपल एनमॉस लॉजिक गेट्स. प्लीज़ नोट कि अगर सिंपल एनमॉस लॉजिक गेट्स हैं तो हो सकता है कि कोई और टेक्निक हो जिसके थ्रू भी लॉजिक गेट बन सकता हो. ये बात जहन में रखिएगा कि किसी भी लॉजिक फैमिली का सबसे बेसिक गेट जो होता है वो इन्वर्टर होता है. ये जो मैंने लॉजिक फैमिली का वर्ड यूज़ किया है वो बेसिकली इस सर्किट के लिए यूज़ किया है कि इस सर्किट में डिज़ाइन का तरीक़ाकार ये है कि एक ट्रांजिस्टर नज़र आ रहा है और ऊपर एक लोड रजिस्टर नज़र आ रहा है, ऊपर एक सप्लाई वोल्टेज नज़र आ रही है. ट्रांजिस्टर और रजिस्टर के बीच वाले पॉइंट पे आउटपुट लिया हुआ नज़र आ रहा है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है सच अ स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज सिंपल एनमॉस लॉजिक गेट. जब कभी भी एनमॉस लगा हो, रजिस्टर लगा हो, सप्लाई लगी और उससे कोई गेट इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही हो तो ये सिंपल एनमॉस लॉजिक गेट कहलाएगा. इसी तरह से हो सकता है, मैं जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, इंस्टेड ऑफ दिस रजिस्टर यहाँ कोई और ट्रांजिस्टर लगा हुआ हो और उससे गेट बनाने की कोशिश की जा रही हो तो वो एक अलग लॉजिक फैमिली कहलाएगी. जिसके अंदर यहाँ एनमॉस ट्रांजिस्टर और रजिस्टर लगा है, ये लॉजिक फैमिली या ये बनाने का तरीका सिंपल एनमॉस लॉजिक गेट या सिंपल एनमॉस लॉजिक फैमिली कहलाता है. हर एक लॉजिक फैमिली का हम सबसे पहले बेसिक इन्वर्टर स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि उससे कोई भी एंड गेट और गेट कैसे बन सकता है. सिंपलेस्ट इन्वर्टर आपको यहाँ नज़र आ रहा है. मॉसफेट को हम कंसीडर करेंगे एक वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विच. वोल्टेज कंट्रोल्ड स्विच का क्या मतलब है कि इसका जो गेट का वोल्टेज होगा वो हमारा कंट्रोलिंग सिग्नल होगा. हम इस पे लॉजिक 1 या लॉजिक 0 अप्लाई करेंगे, उसके रिजल्ट में हमें आउटपुट पे लॉजिक 1 या लॉजिक 0 मिलेगा. दैट डिपेंड्स. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हाउ विल इट वर्क. इस वक्त हम सिंपल एनमॉस लॉजिक गेट देखेंगे जिसमें कि मॉडल 1 को देखते हैं. लेट अस सी व्हाट इज मॉडल 1. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद सिंपल एनमॉस लॉजिक गेट्स with its model number 1 where we will be replacing the NMOS transistor with a short circuit in model 1, and in model 2 we will be replacing the NMOS transistor with a small resistance which will be its internal resistance. So फिलहाल let us see model number 1 first. model number 1 को देखते हैं. ठीक है, मॉडल नंबर 1 के अंदर हमें कहा यह गया हुआ है कि एनमॉस को हमें रिप्लेस करना है शॉर्ट सर्किट से जब वो ऑन हो. अब देखते हैं सिचुएशन क्या है. प्लीज़ सी कि हमने प्रीवियसली देखा है कि ये एनमॉस ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज कंट्रोल स्विच की तरह काम कर रहा है जो कि वी आउट टर्मिनल और इस ग्राउंड टर्मिनल के दरमियान लगा हुआ है. देखिए ये रहा एक वोल्ट एनमॉस ट्रांजिस्टर है, इसका ये ड्रेन टर्मिनल है, ये इसका सोर्स टर्मिनल है. ये वी आउट टर्मिनल ये रहा, ये इसका ड्रेन टर्मिनल है, ये इसका सोर्स टर्मिनल है और ये ग्राउंड ये यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये दोनों पॉइंट्स ड्रेन और सोर्स के जॉइन कब होंगे आपस में? जब ये एनमॉस ट्रांजिस्टर ऑन होगा. अगर ये एनमॉस ट्रांजिस्टर ऑफ होता है तो ड्रेन का पॉइंट और सोर्स का पॉइंट अलग अलग होंगे, आपस में शॉर्ट नहीं होंगे, ओपन सर्किटेड होंगे. लेकिन अगर ये एनमॉस ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो ये ड्रेन और सोर्स आपस में शॉर्टेड और या फिर जॉइंड आपको नज़र आ रहे होंगे. वी जस्ट डिस्कस कि एनमॉस ट्रांजिस्टर को ऑन कराने का तरीका क्या है. एनमॉस को ऑन कराने का तरीका ये है कि इसके गेट के ऊपर लॉजिक 1 वोल्टेज हो. लॉजिक 1 का मतलब है 3.3 वोल्ट हो. तो अभी हमें नज़र आ रहा है कि इनपुट हमने इस सर्किट को दिया हुआ है. प्लीज़ नोट दैट दिस इज़ अ सिंपल लॉजिक इन्वर्टर जो कि एनमॉस लॉजिक गेट के अंदर का सिंपल इन्वर्टर बना हुआ है. अब इन्वर्टर कैसे काम कर रहा है? हम इसके ऊपर गेट के ऊपर लॉजिक 1 दे रहे हैं. इसका मतलब है हम गेट पे 3.3 वोल्ट दे रहे हैं.
3.3 वोल्ट गेट पे एनमॉस के देने का मतलब क्या है कि ये एनमॉस ऑन हो चुका है। तो इसके ऑन होने के नतीजे में मैंने जो ड्रेन और सोर्स का टर्मिनल दिखाया वो आपस में शॉर्टेड दिखा दिया। अब जब ये टर्मिनल शॉर्ट हो गया और चूंकि ये एक इन्वर्टर है और जिसके इनपुट पे मैं लॉजिक 1 दे रही हूँ, तो व्हाट शुड बी द आउटपुट? इन्वर्टर का आउटपुट होना चाहिए लॉजिक 0 व्हेन इट इज़ गिवन अ लॉजिक 1 एट द इनपुट। वो कैसे आ रहा है? लेट अस सी दैट। देखें, ये जो वी आउट टर्मिनल है, इस वी आउट टर्मिनल और इस ग्राउंड के दरमियान क्या कोई कंपोनेंट लगा हुआ है? कोई कंपोनेंट नहीं लगा, इट इज़ जस्ट अ शॉर्ट सर्किट। ये जो दो डॉट्स हैं तो ये तो बता रहे हैं कि ये ड्रेन से सोर्स तक का कनेक्शन है। अगर मैं VDD के रिस्पेक्ट से इस वी आउट को निकालना चाहूँ तो VDD में से जो भी वोल्टेज RL के अंदर ड्रॉप होगा, रिमेनिंग वोल्टेज यहाँ बचेगा। ठीक है, फाइन। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये भी देखना चाहिए कि ये जो वी आउट टर्मिनल है, इसके और इस ग्राउंड टर्मिनल के बीच में जब एनमॉस शॉर्ट हो गया तो कोई भी कंपोनेंट नहीं लगा हुआ। दैट सिंपली मीन्स कि यही 0 वोल्ट इस वी आउट के टर्मिनल पे अपीयर हो रहे हैं। तो पता ये चला कि जब इनपुट पे एनमॉस लॉजिक गेट के 3.3 या लॉजिक 1 दिया गया तो आउटपुट पे 0 वोल्ट क्यों आ गया? क्योंकि आउटपुट टर्मिनल डायरेक्टली कनेक्ट हो जा रहा है 0 वोल्ट के सप्लाई से जब एनमॉस जो है वो ऑन हो रहा है। ये बात जहन में रखिएगा कि हम जितने भी लॉजिक गेट्स स्टडी कर रहे होते हैं, आउटपुट टर्मिनल ने जब 0 वोल्टेज उठाना होता है या आउटपुट टर्मिनल पे जब 0 वोल्ट आना होता है तो वो नीचे वाली सर्किटरी के थ्रू आ रहा होता है। और जब कभी भी आउटपुट टर्मिनल ने सप्लाई VDD वोल्टेज या लॉजिक 1 वोल्टेज पर जाना होता है तो वो वोल्टेज ऊपर वाली ब्रांच के थ्रू आ रहा होता है। तो अभी हमें क्लियर पता चल गया, एनमॉस ऑन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया और वी आउट टर्मिनल ने यहाँ से 0 वोल्ट उठा लिया, यानी इनपुट पे लॉजिक 1 दिया, आउटपुट पे लॉजिक 0 दिया, मिल गया आपको। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेम सर्किट जिसमें कि अब हम ये कर रहे हैं कि गेट के ऊपर लॉजिक 0 अप्लाई कर रहे हैं। द सेम सर्किट, गेट के ऊपर आपने लॉजिक 0 दिया हुआ है। लॉजिक 0 का क्या मतलब है कि ये जो ड्रेन और सोर्स का टर्मिनल था ये अब आपस में शॉर्टेड नहीं है बल्कि ये ओपन सर्किटेड है। ठीक है, ऑफ है क्योंकि एनमॉस। अब प्लीज़ नोट कि ये जो वी आउट है, इस वी आउट का कोई कनेक्शन नीचे वाली ब्रांच से है ही नहीं क्योंकि इसका पाथ यहाँ पे ब्रेक हुआ है। सो वी कैनॉट से दैट वी आउट विल बी इन सम वे रिलेटेड टू द 0 वोल्ट। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वी आउट का 0 वोल्ट से कोई कनेक्शन है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए अब हम ये कहेंगे कि अगर वी आउट अब प्रोड्यूस होगा तो वो ऊपर वाली सप्लाई के कनेक्शन की वजह से होगा जो कि ये रहा। अब क्या मैं कह सकती हूँ कि VDD सप्लाई, मैं केवल की बात करूँ तो वी आउट वोल्टेज कैसे निकलेगा? VDD सप्लाई में से RL का वोल्टेज ड्रॉप निकाला जाए तो वी आउट बच जाएगा। यही मैंने यहाँ लिखा है, VDD सप्लाई में से RL का वोल्टेज ड्रॉप निकालूं। RL का वोल्टेज ड्रॉप कैसे निकलेगा? जो करंट RL से गुजर रहा है वो करंट मल्टीप्लाई बाय RL, I इंटू R। ठीक है ना, RL का ड्रॉप कैसे निकल रहा है? V इक्वल टू IR से निकल रहा है, I इंटू RL। जो इसका करंट है वो किसके बराबर होगा? वी आउट के बराबर होगा। यानी VDD में से RL का ड्रॉप निकाला, किसके बराबर आ गया? वी आउट के बराबर आ गया। क्या इस सर्किट में कोई करंट फ्लो हो रहा होगा? इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा इस वजह से कि ये एक ओपन सर्किट है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो ये I इंटू RL का जो फैक्टर है ये पूरा का पूरा क्या हो गया? 0, क्योंकि करंट ही नहीं है सर्किट के अंदर। I इंटू R इज़ 0। तो VDD में से ये कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, यानी कि वी आउट VDD यानी कि 3.3 वोल्ट के बराबर आ गया या लॉजिक 1 के बराबर आ गया। तो मुझे ये पता चला कि जब इनपुट पे Vin जो कि लॉजिक मैंने 0 दिया तो NMOS ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, ओपन सर्किट हो गया। वी आउट का कनेक्शन 0 वोल्ट के साथ तो रहा ही नहीं कि मैं कहूँ कि वी आउट 0 वोल्ट किसी भी तरह से हो सकता है। वी आउट लाजमी VDD वाली ब्रांच ऊपर वाले टर्मिनल की तरफ से मुझे कैलकुलेट करना था।
जिसमें मैंने कहा कि VDD माइनस आई इंटू RL इज इक्वल टू V आउट होना चाहिए। सर्किट में करंट कुछ नहीं था क्योंकि पाथ नीचे से ब्रेक हुआ था, I 0 हो गया, इसी वजह से V आउट VDD यानी लॉजिक 1 के बराबर आ गया। तो दिस कंप्लीट्स द वर्किंग ऑफ सिंपल NMOS लॉजिक गेट्स इन्वर्टर विथ मॉडल 1, जिसमें कि हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि NMOS ट्रांजिस्टर अगर ऑन होगा तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। अगले केस में हम मॉडल 2 देखते हैं जिसमें कि हम NMOS ट्रांजिस्टर को अगर ऑन देखेंगे तो हम उसे छोटी सी रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे जो कि उस NMOS की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी। अच्छा देखिए, वी जस्ट हैव स्टडीड कि we will be studying two models of the NMOS logic gates, जिसमें कि एक में रेजिस्टेंस लेंगे, एक में सिंपल शॉर्ट सर्किट लेंगे। द थिंग इज़ दैट व्हाई आर वी कंसिडरिंग टू डिफरेंट मॉडल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि NMOS को हमने जब रिप्लेस किया एक सिंपल शॉर्ट सर्किट से व्हेन इट वाज ऑन, तो देखा जाए तो ये एक आइडियल मॉडल था, बिकॉज NMOS अगर कभी भी ऑन होगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ना हो, वो करंट को 100% पाथ दे दे अपने थ्रू और करंट को जाने दे। इन रियलिटी अगर कोई NMOS ऑन होगा तो डेफिनेटली इट विल हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ 0.0001 ओम्स होगी, लेकिन होगी। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि जो मॉडल 1 हमने स्टडी किया है इन विच वी रिप्लेस द NMOS विद अ सिंपल शॉर्ट सर्किट वाज नॉट लाइक अ रियल मॉडल, व्हाट इट वाज समवॉट एन आइडियल मॉडल, because it didn't include the internal resistance of NMOS which in reality will definitely be there, जो कि होगी। तो ये जो मॉडल जिसमें हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस किया, ये एक अच्छा मॉडल नहीं है, ये क्लोज टू आइडियल है और आइडियल चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती इन रियलिटी। तो हम बेसिकली स्विच करेंगे मॉडल नंबर 2 की तरफ, जो कि एक बेटर मॉडल है NMOS को रिप्रेजेंट करने का, जिसके अंदर अगर NMOS ऑन होगा तो हम ये शो करेंगे कि उसके अंदर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है ऑन होने के वक्त, और फिर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा गेट की वर्किंग पे, दैट वी विल ट्राई टू सी। So here we are going to study the simple NMOS logic gate with model number 2. Now if you observe this circuit, ये वही सर्किट है लेकिन इस वक्त हम इसको मॉडल 2 के हिसाब से स्टडी कर रहे हैं, और मैंने गेट वोल्टेज फर्स्ट केस में लॉजिक 0 ले लिया है। तो एक बार ज़रूर नोट कर लें कि इन बोथ मॉडल 1 एंड मॉडल 2 द केस ऑफ लॉजिक 0 इनपुट विल रिमेन द सेम। ठीक है, जब हम मॉडल 1 की बात करें या मॉडल 2 की बात करें, ये जो लॉजिक 0 गेट के ऊपर हम दे रहे हैं मॉडल 1 मॉडल 2, हमें दोनों से सेम ही आंसर मिलेगा, क्योंकि लॉजिक 0 देने के केस में NMOS जो है वो ऑफ हो जा रहा है, ओपन सर्किट हो जा रहा है, ये रहा, और नीचे वाले पाथ से इसका करंट ब्रेक हो जा रहा है और ऊपर वाले की मदद से इसका आंसर आ रहा था। तो ऑन सिनेरियो के अंदर चेंज आएगा कि अगर NMOS ऑन होगा तो रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे या शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ऑफ होगा तो कोई भी मॉडल होगा आंसर सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मॉडल 2 मैंने शो किया है एग्जैक्टली वही स्लाइड जो कि स्लाइड नंबर 5 थी, मैंने बिल्कुल वही स्लाइड उठा के दोबारा से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी है, क्योंकि चाहे मॉडल 1 हो या 2 हो, अगर NMOS ऑफ है तो कोई फ़र्क नहीं है। ऑफ में हर दफ़ा हम मॉसफेट को ओपन सर्किट ही दिखाते हैं और जो पिछले का आंसर था वही आंसर रहेगा। अब देखते हैं कि अगर ऑन होगा तो चेंज क्या आएगा। Now we can see the actual picture when we are applying logic 1 signal at the gate terminal of the MOSFET. इसमें हो क्या रहा है कि जब हमने MOSFET के ऊपर लॉजिक 1 अप्लाई किया तो NMOS जो कि पहले हमने देखा था शॉर्ट सर्किट हो रहा था, अब अगर वो ऑन हो रहा है तो हम उस MOSFET की जगह Vout टर्मिनल से लेके ग्राउंड टर्मिनल तक के दरमियान में एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं RDS। वो MOSFET की इंटरनल रेजिस्टेंस RDS को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि अगर MOSFET ऑन हो रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, करंट को मैक्सिमम पाथ नहीं दे रहा, बल्कि कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस NMOS की यहाँ पे हमें नज़र आ रही है।
नाउ प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये एक सिंपल सा वोल्टेज डिवाइडर का नेटवर्क बन रहा है उस वक्त जबकि एनमॉस ऑन हो रहा है। ऑफ हो रहा था तो नीचे वाला पाथ ही ब्रेक हो रहा था। अभी पीछे वाली स्लाइड पे देखा, वी आउट VDD के बराबर आ रहा था। कैसे आ रहा था उसकी इक्वेशन भी आप देख चुके हैं। लेकिन जब एनमॉस ऑन हुआ, गेट के ऊपर लॉजिक 1 दिया हुआ है, तो अब ये कंप्लीट सर्किट आ रहा है। इस कंप्लीट सर्किट में ये सप्लाई है, ये वी आउट है। आई वॉन्ट टू फाइंड एन इक्वेशन फॉर वी आउट। तो आपने वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की ऐसी इक्वेशन पिछली क्लास में पढ़ी है, जिसमें कि हमने देखा था कि वी आउट किसके बराबर होता है, VDD इंटू RDS, ठीक है, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वोल्टेज, VDD इंटू RDS डिवाइडेड बाई RDS प्लस RL। वी आउट हमारे पास बेसिकली ऐसी एक्सप्रेशन आ गई। अब वी आउट की ये एक्सप्रेशन बहुत क्लियर मुझे बता रही है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर 100% ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, बट इट विल बी एनी वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है। और उस वैल्यू को जो कि क्लोज टू ज़ीरो आ रही है, हम लॉजिक ज़ीरो तसव्वुर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक एक्सप्रेशन आ रही है, इसको लॉजिक ज़ीरो के करीब कैसे लेके जाया जाए। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो VDD है, VDD का जो वैल्यू है वो 3.3 वोल्ट फिक्स है। सर्किट में जो RL लगा हुआ है उसकी वैल्यू भी फिक्स है, ये भी 2 किलो ओम 3 किलो ओम के करीब होगी। असल फैक्टर क्या है, RDS। RDS की वैल्यू जितनी भी ज़्यादा छोटी होगी, ये वी आउट उतना ही ज़्यादा छोटा होगा, ज़ीरो के करीब होगा और लॉजिक ज़ीरो आसानी से कंसिडर कर लिया जाएगा। तो पता ये चला कि जब गेट के ऊपर लॉजिक 1 हमने इनपुट दिया, तो आउटपुट के लिए एक अच्छी खासी बड़ी एक्सप्रेशन बन गई, जिसका आंसर 0 वोल्ट के करीब, लॉजिक ज़ीरो के करीब आना चाहिए। और वो कैसे आ सकता है, बाय मेकिंग द वैल्यू ऑफ RDS very small as compared to the value of RL, then this will be giving us a near zero voltage। अब RDS को RL के करीब से छोटा कैसे बनाना है, that is the question that we will see। Now we can see the actual picture when we are applying logic 1 signal at the gate terminal of the MOSFET। इसमें हो क्या रहा है कि जब हमने MOSFET के ऊपर लॉजिक 1 अप्लाई किया, तो NMOS जो कि पहले हमने देखा था शॉर्ट सर्किट हो रहा था, अब अगर वो ऑन हो रहा है तो हम उस MOSFET की जगह वी आउट टर्मिनल से लेके ग्राउंड टर्मिनल तक के दरमियान में एक रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं RDS। वो MOSFET की इंटरनल रेजिस्टेंस RDS को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर MOSFET ऑन हो रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा, करंट को मैक्सिमम पाथ नहीं दे रहा, बल्कि कुछ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस NMOS की यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। नाउ प्लीज़ ट्राई टू ऑब्जर्व कि ये एक सिंपल सा वोल्टेज डिवाइडर का नेटवर्क बन रहा है उस वक्त जबकि एनमॉस ऑन हो रहा है। ऑफ हो रहा था तो नीचे वाला पाथ ही ब्रेक हो रहा था। अभी पीछे वाली स्लाइड पे देखा, वी आउट VDD के बराबर आ रहा था। कैसे आ रहा था उसकी इक्वेशन भी आप देख चुके हैं। लेकिन जब एनमॉस ऑन हुआ, गेट के ऊपर लॉजिक 1 दिया हुआ है, तो अब ये कंप्लीट सर्किट आ रहा है। इस कंप्लीट सर्किट में ये सप्लाई है, ये वी आउट है। आई वॉन्ट टू फाइंड एन इक्वेशन फॉर वी आउट। तो आपने वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क की ऐसी इक्वेशन पिछली क्लास में पढ़ी है, जिसमें कि हमने देखा था कि वी आउट किसके बराबर होता है, VDD इंटू RDS, ठीक है, जिसके अक्रॉस निकाल रहे हैं वोल्टेज, VDD इंटू RDS डिवाइडेड बाई RDS प्लस RL। वी आउट हमारे पास बेसिकली ऐसी एक्सप्रेशन आ गई। अब वी आउट की ये एक्सप्रेशन बहुत क्लियर मुझे बता रही है कि इस एक्सप्रेशन का आंसर 100% ज़ीरो नहीं आ रहा होगा, बट इट विल बी एनी वैल्यू क्लोज टू ज़ीरो, ठीक है। और उस वैल्यू को जो कि क्लोज टू ज़ीरो आ रही है, हम लॉजिक ज़ीरो तसव्वुर कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो एक एक्सप्रेशन आ रही है, इसको लॉजिक ज़ीरो के करीब कैसे लेके जाया जाए। तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि जो VDD है, VDD का जो वैल्यू है वो 3.3 वोल्ट फिक्स है। सर्किट में जो RL लगा हुआ है उसकी वैल्यू भी फिक्स है, ये भी 2 किलो ओम 3 किलो ओम के करीब होगी। असल फैक्टर क्या है, RDS। RDS की वैल्यू जितनी भी ज़्यादा छोटी होगी, ये वी आउट उतना ही ज़्यादा
छोटा होगा, ज़ीरो के करीब होगा और लॉजिक ज़ीरो आसानी से कंसिडर कर लिया जाएगा। तो पता ये चला कि जब गेट के ऊपर लॉजिक 1 हमने इनपुट दिया तो आउटपुट के लिए एक अच्छी खासी बड़ी एक्सप्रेशन बन गई जिसका आंसर 0 वोल्ट के करीब, लॉजिक 0 के करीब आना चाहिए। और वो कैसे आ सकता है? बाय मेकिंग द वैल्यू ऑफ RDS very small as compared to the value of RL, then this will be giving us a near zero voltage। अब RDS को RL के करीब से छोटा कैसे बनाना है, दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी विल सी। अभी तक हमने जो सर्किट या बेसिकली लॉजिक गेट्स देखे हैं वो बेसिकली हम देख रहे हैं लॉजिक गेट्स की इमर्जेंस, एनमॉस लॉजिक गेट्स किस तरह से वजूद में आए, बेसिकली वो हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने एक नॉर्मल इसी तरह का इन्वर्टर देखा जिसमें हमने कहा कि जो एनमॉस ट्रांजिस्टर है अगर कभी वो ऑन हुआ करेगा तो हम उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। फिर ये मॉडल अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा एक्यूरेट नहीं लगा, क्योंकि ज़ाहिर है हर चीज़ एक्चुअली में ज़ीरो रेजिस्टेंस तो नहीं देती। तो हमने कहा नहीं, एनमॉस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस किया जाएगा उसकी रेजिस्टेंस से, क्योंकि यकीनन वो कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा। यानी कि हमने एक बेटर मॉडल के ऊपर स्विच किया आइडियल के मुकाबले में कि रेजिस्टेंस दिखाई एनमॉस की। अब हमारा फर्दर स्टेप ये है कि अभी जो यहाँ पर जो आपने इन्वर्टर सर्किट बनाया है यहाँ पर यू हैव यूज्ड अ लोड रेजिस्टर एज RL। सबसे पहली बात ये कि अगर चिप के ऊपर आईसी के ऊपर ट्रांजिस्टर और रेजिस्टर के साइजेस को कंपेयर किया जाए तो ट्रांजिस्टर का साइज रेजिस्टर के साइज के मुकाबले में कंपैरेटिवली छोटा होता है। दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू रेजिस्टर। तो हमारा एक टारगेट ये है कि आईसी के ऊपर रेजिस्टर और ट्रांजिस्टर के साइज़ को कंपैरेबल किया जाए बेसिकली, यानी कि रेजिस्टर को भी कुछ ऐसा किया जाए कि इतना ही छोटा बना सके जितना ट्रांजिस्टर बनता है, क्योंकि आईसी जो है वो हमारे पास उसका एरिया बड़ा छोटा होता है। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट फिट करें। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि रेजिस्टर तो लगा रहे हैं लेकिन रेजिस्टर का साइज़ काफ़ी बड़ा है, हम उसको ट्रांजिस्टर के साइज़ के कंपेरेबल साइज पे लाना चाहते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जब हम आईसी बनाते हैं तो आईसी के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। लाइक मैं रेजिस्टर अलग इम्प्लीमेंट करूँ और कैपेसिटर अलग इम्प्लीमेंट करूँ, ट्रांजिस्टर अलग इम्प्लीमेंट करूँ। तो जब फैब्रिकेशन की जाती है आईसी की एन मटेरियल बनाया जाता है, पी मटेरियल आ रहा है, अंदर ये सारी डोपिंग शोपिंग चल रही है ना, कि जिसकी मदद से कहीं पे ट्रांजिस्टर बन रहा है, कहीं पे रेजिस्टर बन रहा है, कहीं बीजेटी बन रहा है, कहीं कैपेसिटर बन रहा है। तो आईसी के ऊपर अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को बनाना इतना आसान नहीं होता, बल्कि एक ही तरह के कंपोनेंट अगर पूरी आईसी के ऊपर मौजूद हो तो उसको बनाना ज़्यादा आसान होता है। सो हम कोशिश ये करेंगे कि एक तो एरिया कम करने की खातिर, दूसरे एक ही चीज़ को रेप्लिकेट करना आसान होता है, इस चीज़ की खातिर हम रेजिस्टर को भी ट्रांजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, या इन अदर वर्ड्स लोड के तौर पे भी किसी ट्रांजिस्टर को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ लेट अस सी कि सिंपल एनमॉस लॉजिक गेट जो एक्चुअली में इमर्ज हुए या जो एक्चुअली में इस्तेमाल होते हैं उनका स्ट्रक्चर हमें जो नज़र आएगा उसमें मेन ट्रांजिस्टर तो होगा, लोड के तौर पर भी एक और ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा। तो जो मेन ट्रांजिस्टर होता है वो ड्राइव ट्रांजिस्टर कहलाता है और जो ऊपर ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा वो लोड ट्रांजिस्टर कहलाएगा। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। जब सर्किट के अंदर मेन ट्रांजिस्टर और लोड दोनों ही ट्रांजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट किए जाएं देन दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज एनमॉस टेक्नोलॉजी। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। As discussed in the previous slide, this is basically the basic inverter circuit of the NMOS technology, where we can see that we have replaced the transistor, we have replaced the resistor, load resistor, with another transistor which is another NMOS, as we can see. This type of transistor and this type of NMOS is actually called as a depletion NMOS, as we can see the difference in the symbol of the two. ये वाला जो हम आमतौर पे यूज़ करते हैं दिस इज़ द एनहांसमेंट NMOS एंड दिस इज़ द डिप्लीशन NMOS. Difference between the two is in the symbols, it is quite visible.
and the difference is depletion and MOSFET has a built-in channel present in it. built-in channel present होने का मतलब ये है कि previously हम इस वाले NMOS के गेट पे वोल्टेज अप्लाई करते थे तो उसका चैनल बनता था और फिर वो कंडक्शन मोड में आता था। इसका चैनल पहले से बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि अब अगर हम इसके ऊपर VGS अप्लाई करेंगे तो वो चैनल फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, बल्कि जो चैनल एग्जिस्टिंग बना हुआ है उसको बढ़ा रहा होगा, एनहांस कर रहा होगा, विड्थ को बढ़ा रहा होगा उसकी। तो पहली बात तो ये पता चली कि अगर इस पर VGS अप्लाई किया जाता है, अगर अप्लाई किया जाए तो वो चैनल की विड्थ को बढ़ाएगा। दूसरी बात ये कि यहाँ ऑल दीज डिटेल्स वट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इज रिटन हेयर। दूसरी बात ये कि अगर हम इस MOSFET को चाहें तो हम VGS की वैल्यू 0 पे भी चला सकते हैं। VGS की वैल्यू 0 का मतलब ये है कि क्योंकि VGS हमें चैनल बनाने के लिए चाहिए हो रहा था इनिशियली, ठीक है। अब जो VGS डालेंगे तो वो चैनल को एनहांस कर रहा है, तो भाई हम चैनल एनहांस ना करें, जितनी भी एग्जिस्टिंग विड्थ है चैनल की उसी को यूज़ कर लें। तो इसका मतलब है कि हम VGS की वैल्यू 0 पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगर हम ड्रेन और सोर्स पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो फिर सोर्स को 0 रखते हुए या ड्रेन के ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे सोर्स को कांस्टेंट रखते हुए, तो इसमें से एक करंट गुजर सकता है। तो पहली बात हमें ये पता चली कि ये जो MOSFET है इट कैन वर्क ऑन VGS 0 एंड एनी वैल्यू ऑफ VGS। अगर VGS 0 पे काम करना चाहेंगे तो भी कर सकते हैं। उस वक्त जो ओरिजिनल चैनल की बिल्ट इन विड्थ है उसके लिहाज से करंट फ्लो हो रहा होगा, VDS अप्लाई करेंगे करंट फ्लो शुरू हो जाएगा। और अगर हम VGS अप्लाई पहले करेंगे तो VGS से चैनल जो है वो मज़ीद थिक होगा, मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्यूमुलेट हो चुके होंगे, और फिर जब हम VDS अप्लाई करेंगे तो इसमें से जो करंट गुजर रहा होगा यकीनन वो VGS 0 के मुकाबले में ज़्यादा करंट हमें नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात ये कि चूंकि इसकी ये खासियत है कि VGS की वैल्यू 0 पे ये काम कर सकता है, यानी कि VGS के बगैर भी ये काम कर सकता है, तो ये चैनल, ये जो MOSFET है ये ऑलवेज ऑन वाला MOSFET है। ऑलवेज ऑन का मतलब ये है कि एक ऐसी डिवाइस जो करंट फ्लो के लिए हमेशा रेडी रहेगी उस वक्त जब इसका VGS 0 होगा तब भी। तो अब आप देखें कि इसका गेट वोल्टेज और इसका सोर्स ये दोनों आपस में हमें शॉर्टेड नज़र आ रहे हैं, VG और VS 0। क्यों कह रही हूँ कि जो VG है और वही VS है दोनों आपस में शॉर्टेड हैं। तो इसका जो VGS अगर 0 रखा हुआ है तो ये बेसिकली इस वक्त बिल्कुल अपने इनिशियल मोड में काम कर रहा है, जो इनिशियल चैनल की थिकनेस उस पर काम कर रहा है, और उस पर कोई भी VDS अप्लाई कर रहे हैं, ड्रेन वोल्टेज VDD और सोर्स वोल्टेज। अगर हम इसको कोई VDS दे रहे हैं तो उसमें से वो करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सच अ MOSFET विच कैन वर्क फॉर VGS इक्वल टू 0 कि उसका गेट और ड्रेन शॉर्ट कर दिया जाए और उसको VDS दें तो ताकि इसमें से करंट गुजरे, तो ये MOSFET ऑलवेज ऑन है। ऑलवेज ऑन का मतलब है ऑलवेज रेडी टू कंडक्ट, बिकॉज चैनल ऑलरेडी मौजूद है, चैनल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ड्रेन और सोर्स पे वोल्टेज दिया, इसमें से करंट गुजरना शुरू हो गया। तो ये बेसिकली रजिस्टर की बिहेवियर को मिमिक कर रहा है या रजिस्टर का बिहेवियर बता रहा है, क्योंकि रजिस्टर के अंदर भी सिर्फ करंट को थोड़ी बहुत हिंड्रेंस जो मिल रही होती है, लेकिन रजिस्टर से वोल्टेज करंट गुजारने के लिए किसी स्पेसिफिक वोल्टेज तक नहीं जाना होता। तो चूंकि ये ऑलवेज ऑन का काम कर रहा है, जब चाहे इससे करंट गुजार दिया, तो ये बिल्कुल रजिस्टर के जैसे बिहेव कर रहा है ये MOSFET। अच्छा, अब हम करेंगे क्या कि ये जो NMOS टेक्नोलॉजी का बेसिक इन्वर्टर हमने देखा है, इसको लॉजिक 0 इनपुट दे के देखेंगे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, ठीक है। Q2 के बारे में ये याद रखने की बात है कि ऑल्दो इट इज़ अ ट्रांजिस्टर, लेकिन हमने VGS इक्वल टू 0 रख के इसको ऐसे सेट किया हुआ है, और चूंकि इसके अंदर बिल्ट इन चैनल मौजूद है कि ये एक तरह से एक रजिस्टर का काम कर रहा है ऑलवेज ऑन। और इस Q2 की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बेसिकली RDS2 है। तो इन रियलिटी हमारा जो लोड RL है वो हमने Q2 के थ्रू इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और उस RL का नाम डायरेक्ट Q2 के मुनासबत से अब हम RL नहीं लिख रहे उसको RDS2 कह रहे हैं, क्योंकि जो भी Q2 की इंटरनल रेजिस्टेंस RDS होगी वही हमारे लोड रेजिस्टेंस का काम कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वी हैव अप्लाइड लॉजिक 0 एट द इनपुट, देयरफॉर Q1 विल बी ऑफ। तो Q1 मुझे ओपन सर्किट नज़र आ रहा है। जब ओपन सर्किट नज़र आ रहा है तो वी आउट क्या होगा, यकीनन जब ये वाला ग्राउंड जो है
उसका वी आउट के नोड से ताल्लुक ही टूट चुका है, द कनेक्शन इज़ नो मोर, तो यकीनन वी आउट जो है वो इस ग्राउंड की मुनासबत से तो नहीं आ सकता. देयर कैन बी नो 0 वोल्ट एट द वी आउट टर्मिनल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द ग्राउंड सप्लाई इज ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड विद द वी आउट नोड. तो ग्राउंड तो यहाँ नहीं आ सकता. यहाँ क्या आ सकता है, VDD में से Q2 रजिस्टर की रेजिस्टेंस में अगर कुछ भी ड्रॉप हो रहा है वो ड्रॉप सब्ट्रैक्ट होके वी आउट पे आ जाएगा. यही चीज़ मैंने लिखा है कि वी आउट क्या होगा, VDD में से जो ड्रॉप इस Q2 रजिस्टर के अंदर Q2 ट्रांजिस्टर के रजिस्टर में हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा. या मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि VDD माइनस VRDS2, क्योंकि Q2 के अंदर की रेजिस्टेंस क्या थी RDS, इसमें अगर कोई ड्रॉप हो रहा है तो वो ड्रॉप होके आ जाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज़, क्योंकि ये पाथ यहाँ से ब्रेक है इस सर्किट में तो कोई करंट नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि तो मैं बेसिकली ये जो Q2 का ड्रॉप है या जो जिसको मैं RDS2 कह रही हूँ इसका ड्रॉप है वो कैसे निकालूंगी, करंट ऑफ द सर्किट मल्टीप्लाई बाय RDS2, V इक्वल टू IR की लॉजिक लगाऊंगी ना RDS2 का वोल्टेज निकालने के लिए. तो वो मैंने जब लगाया तो आंसर मेरे पास 0 क्यों आ रहा है, 0 इसलिए आ रहा है कि सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता. ठीक है, क्यों नहीं कर सकता, यहाँ पे ओपन सर्किट है, इट इज़ अ सीरीज सर्किट. दैट इज़ वाई अब हम कहेंगे कि VDD माइनस 0 3.3 वोल्ट जो कि एग्जैक्ट VDD के ही बराबर है. लॉजिक 1 हमारे पास आउटपुट पे आ रहा है जब हमने इनपुट पे लॉजिक 0 दिया था. Okay, now in this slide what we are doing, we are applying logic 1 input to the inverter that we are studying. Logic 1 input का क्या मतलब है, 3.3 वोल्ट जो है वो हम Q1 के गेट के ऊपर अप्लाई करेंगे. अच्छा, चूँकि वी ऑलरेडी नो दैट Q2 इज़ इन एन ऑलरेडी ऑन मोड, ये प्रीवियस में भी डिस्कस किया कि हमेशा ऑलवेज ऑन मोड में है, और Q1 के गेट के ऊपर जो है वो हम लोग हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो बेसिकली Q1 भी ऑन हो जाएगा. इसका जो रिजल्टेंट इक्विवेलेंट मॉडल है वो कुछ इस जैसा होगा कि Q2 की इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा ऑन की वजह से वहीं पर है, और अब चूँकि Q1 भी ऑन है तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से हमने मॉडल कर दिया है. आउटपुट पे क्या होगा, VDR लगेगा, और VDR के हिसाब से VDD इंटू RDS1 डिवाइडेड बाय RDS2 प्लस RDS1. VDR लग रहा है, ये बेसिकली जो है वो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाएगी. VDR क्यों लग रहा है यहाँ पे, VDR इसलिए लग रहा है कि RDS2 और RDS1 बोथ आर इन सीरीज और हमें इन दोनों के सेंटर का वोल्टेज चाहिए. तो सप्लाई वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय वो रेजिस्टेंस जिसके करीब, जो ग्राउंड के करीब है, और डिवाइडेड बाय दोनों रेजिस्टेंसेस का सम, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. चूँकि दिस इज़ एन इन्वर्टर सर्किट, वी आर गिविंग अ लॉजिक हाई एट द इनपुट टर्मिनल Vin, तो वी एक्सपेक्ट दैट द आउटपुट वुड बी लो. तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन आई है ये एग्जैक्टली 0 तो नहीं आ रही होगी, इट विल बी सम स्मॉलर वैल्यू जिसको हम लॉजिक 0 कह सकें. अब आगे देखते हैं कि ये लॉजिक 0 अचीव कैसे होगा. देखें, हमें लॉजिक 0 लेके आना है. लॉजिक 0 इस तरह से आता है कि अगर इस इक्वेशन में, अभी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि VDD की वैल्यू तो फिक्स होगी, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू, अगर ये वाला न्यूमरेटर का टर्म स्मॉल हो जाता है RDS1, ठीक है, तो RDS1 के स्मॉल होने की वजह से, काफ़ी स्मॉल होने की वजह से, ठीक है, तो फिर ये होगा कि VDD इंटू अ वेरी स्मॉल टर्म, ये दोनों मिलाकर नीचे जो है वो दायरा RDS1 प्लस RDS2 है, इन दोनों को मिलाने से और RDS1 की वैल्यू को बहुत छोटा रखने से ये पूरा का पूरा फैक्टर बहुत ज़्यादा स्मॉल हो सकता है और लॉजिक 0 के करीब पहुंच सकता है. अब सवाल ये पैदा होता है, हाउ कैन वी अचीव अ स्मॉल RDS1 वैल्यू. तो प्लीज़ नोट कि हर ट्रांजिस्टर जो यहाँ पे लगा हुआ है, इट हैज़ सम विड्थ, इट हैज़ सम लेंथ. W भी इस ट्रांजिस्टर का होगा, L भी इन दोनों ट्रांजिस्टर्स का होगा. W अपॉन L का रेशो किसी भी एक ट्रांजिस्टर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है RDS के. मतलब ये कि W बाय L रेशो जितना ज़्यादा होगा उस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, और W बाय L रेशो जितना कम होगा उस ट्रांजिस्टर की रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी. तो अभी हमें पता ये चल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि ये इक्वेशन 0 के करीब कब पहुंच सकती है, व्हेन वी हैव RDS1 वैल्यू स्मॉलर.
इसका मतलब ये है, अच्छा RDS1 स्मॉलर का क्या मतलब है, RDS1 शुड बी मच मच स्मॉलर एज कम्पेयर टू RDS2, यानी RDS1 को छोटा तो होना है लेकिन RDS2 की वैल्यू से छोटा होना है, ये हमें बेसिकली चाहिए। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि चूंकि मुझे इस RDS1 को छोटा रखना है, तो इसका मतलब है कि Q1 का जो W/L है मुझे उसको बहुत ज़्यादा रखना होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और RDS2 को मुझे ज़्यादा रखना है, तो इसका मतलब ये है कि इसका W/L रेशो कम होगा। तो अल्टीमेटली मैंने हिसाब क्या लगाया, वो ये लगाया कि W/L ऑफ Q1 को बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए W/L ऑफ Q2 के, तो इससे ये होगा कि RDS1 Q1 की कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू RDS ऑफ 2 के। जी, तो यही चीज़ बेसिकली मैंने यहाँ लिख के दोबारा से बता दी है। W/L की वैल्यू सेट करना किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए, ये चीज़ ट्रांजिस्टर की साइजिंग कहलाता है। व्हेन वी एडजस्ट द W/L रेशियो और द W और द L वैल्यू ऑफ एनी ट्रांजिस्टर, दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टमेंट ऑफ द ट्रांजिस्टर साइजिंग। NMOS टेक्नोलॉजी के अंदर हमें ये नज़र आ रहा है कि हमेशा ऐसी इक्वेशन आउटपुट पे बन रही होती है जब दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं, क्योंकि जब एक ट्रांजिस्टर ऑन था, Q1 ऑफ था, तब तो हमने देखा था कि नीचे वाला जो ट्रांजिस्टर है वो ओपन सर्किट हुआ था और आउटपुट पर डायरेक्टली VDD आ रहा था। वो तो आसान था जब इनपुट पे लॉजिक 0 दे रहे थे। जब कभी भी इस NMOS टेक्नोलॉजी में इनपुट पे लॉजिक 1 देते हैं, ये इक्वेशन आ जाती है, और इस इक्वेशन को 0 के करीब पहुंचाने के लिए RDS1 को हमें स्मॉलर बनाना ज़रूरी है, और इसको स्मॉल बनाने के लिए W/L की, ये ट्रांजिस्टर साइजिंग की इन वैल्यूज़ को एडजस्ट करना ज़रूरी है। तो हमें पता ये चल रहा है इस पूरी एनालिसिस से कि NMOS टेक्नोलॉजी के करेक्ट ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि W/L रेशो को एडजस्ट किया गया हो, ताकि जब ये इक्वेशन आउटपुट पे बन रही हो तो RDS1 की वैल्यू कम हो और आंसर 0 के करीब आए। सो नाउ वी नो दैट इट इज़ एसेंशियल टू adjust the sizing of the transistors in NMOS technology because of for its correct operation, उसके करेक्ट ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब आम तौर पे W/L ऑफ 1 4/2 रखा जाता है और W/L ऑफ 2 2/4 रखा जाता है। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे, ये हमें गिवन है, ठीक है, NMOS टेक्नोलॉजी में W/L1 और W/L2 की वैल्यूज़ ये गिवन है, बट द थिंग इज़ दैट हमें अब इसको कंपेयर करके देखना होगा कि क्या W/L ऑफ ट्रांजिस्टर Q1 ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द W/L ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2। ये चीज़ मैं बेसिकली देखना चाह रही हूँ। ठीक है, ये जो 2-3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं ब्लू से, ये पॉइंट्स इसलिए लिखे हुए हैं ताकि ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए व्हेन एस्टिमेटिंग और कंपेयरिंग द W/L रेशियोज ऑफ 2 ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू W/L1 और W/L2 की होती है। इसको हमें कंपेयर करके देखना है कि आया W/L1 ज़्यादा है या नहीं एज़ कम्पेयर टू W/L2। सो इसको कंपेयर करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो ये कि W/L रेशो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पहली बात, हम इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल नहीं करते कि मैं 2 1 2 2 2 4 करके नीचे जो है वो 1 कर दूं और ऊपर 2 आ जाए। वी यूजुअली डोंट डू दैट। या मैं ऐसे कर दूं 2 1 2 2 2 4 1/2 आंसर आ जाए। नो, W/L रेशो एडजस्ट करते वक्त हम रेशोज़ की फॉर्म में आंसर देते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको फ्रैक्शन की तरह काटते भी हैं। अगर ये इसको सिंप्लीफाई करना होगा सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन न्यूमरेटर में भी कोई टर्म छोड़ेंगे, डिनोमिनेटर में भी कोई टर्म छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होता कि काट के सिर्फ एक लाइन का आंसर कर दिया और डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दिया या न्यूमरेटर को ख़त्म कर दिया। यूजुअली ऐसा नहीं करते। अच्छा, कंपेयर जब हमें करना होता है W/L रेशोज़ को, तो दोनों के डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, हाउ टू कंपेयर द W/L रेशोज़, दोनों का जो लोअर वाला टर्म है उसे सेम करेंगे तो फिर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस पोजीशन में कि ये 4/2 लिखा है और इसके डिनोमिनेटर में 4 नीचे आ रहा है, वी कैन नॉट कंपेयर एंड वी कैन नॉट से कि विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर। सो व्हाट वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू डू, या तो मैं W/L2 को मॉडिफाई करूं और W/L2 का जो डिनोमिनेटर है 4 उसको 2 बना दूं, या मैं W/L वाले के
जो डिनोमिनेटर है 2, इसको 4 बना दूँ, किसी को भी किसी की साइड पे ले जाए, आइदर बाय कटिंग और बाय डिवाइडिंग, ठीक है ना, आइदर बाय मल्टीप्लाइंग और बाय डिवाइडिंग। मैं इस वक्त क्या कर रही हूँ, W/L1 का डिनोमिनेटर में 2 है, मैं इसको 4 बनाने की कोशिश करूँगी, जस्ट लाइक W/L2। ठीक है, मैंने इसको किस तरह से 4 बनाया, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई किया 2 से। ठीक है, बेसिकली मैंने 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ताकि ये जो नीचे वाला 2 था वो इस 4 में कन्वर्ट हो जाए। मैंने कैसे देखा कि मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैंने ऐसे देखा कि इस डिनोमिनेटर के 2 को मुझे 4 में कन्वर्ट करना था। ठीक है, तो मुझे पता चला कि इस वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मैं न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी टू कीप द थिंग्स बैलेंस्ड। तो मैंने W/L के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 में कन्वर्ट किया, और इस 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया टू बैलेंस, के कोई चेंज ना है ओवरऑल, इसको 8/4 बना दिया। W/L2 पहले से 2/4 था। अब मैं कंपेयर कर रही हूँ, अब मैंने कैसे कंपेयर किया, W/L(1) डिवाइडेड बाय W/L(2), दोनों को कंपेयर किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, या 4 से 4 सपोज करें कि ये बैलेंस हो गया, तो मुझे पता चल रहा है 2 1 2 2 4 8 4, यानी कि W/L(1) 4 टाइम्स बराबर बड़ा है, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ W/L2। इसका मतलब क्या हुआ कि W/L2 को 4 टाइम करेंगे, 4 टाइम करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है W/L2 को हम 4 टाइम करेंगे तो वो W/L1 के बराबर बनेगा, यानी कि W/L1 काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, 4 टाइम्स बड़ा नज़र आ रहा है W/L2 से। ठीक है, तो ये चीज़ एडजस्ट करने से बाय मेकिंग W/L1 ग्रेटर देन W/L2, RDS1 जो है वो Q1 ट्रांजिस्टर की रिड्यूस हो जाएगी, और हमें आउटपुट पे इस इक्वेशन के तहत 0 वोल्टेज के करीब या कोई बहुत स्मॉलर वोल्टेज मिल रहा होगा। ठीक है, और इसका मतलब ये भी है कि जब W/L1 बड़ा है W/L2 से 4 टाइम्स, तो इसका मतलब है Q1 की रेजिस्टेंस 4 टाइम्स कम है Q2 की रेजिस्टेंस के मुकाबले में, क्योंकि W/L बड़ा है 4 टाइम्स, तो इसकी रेजिस्टेंस कम है 4 टाइम्स। ज़रा मेरे वर्ड्स को दोबारा से सुन के एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि W/L और RDS में इन्वर्स रिलेशन है। जितना W/L1 बड़ा होगा W/L2 से, उतने ही रेजिस्टेंस, उतने ही टाइम्स रेजिस्टेंस कम होगी Q1 ट्रांजिस्टर की Q2 के मुकाबले में।